સમિતિ દ્વારા આયોજિત આજના કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ મેજર જનરલ જગતબીર સિંહ, I would like to request, please sir, on your speech on this Jai Jawan Nagrik Samiti organized this event. Please sir. जय हिंद, जय हिंद, जय जवान। जय जवान जय किसान। ये डॉक्टर कांजी भाई, आपकी समिति और आप सबको मेरी तरफ से सलूट, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं देखा। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा, आपसी ने भी कहा, जो भी यहाँ मंच पे मौजूद है, सब ने देखा कि जो मैं पहली बार सूरत में आया हूँ। और मैं ये बता सकता हूँ कि जब मुझे ब्रिगेडियर मेहता ने कॉल किया था यहाँ आने के लिए, तो मुझे पता नहीं था इस फंक्शन के बारे में, आपकी समिति के बारे में, जय जवान समिति के बारे में और सूरत के बारे में भी इतना नहीं पता था। पर फिर भीखू भाई का कॉल आया, मैंने उनसे 3-4 सवाल पूछे और जब वो बात करने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि आप फौज में थे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फौज में नहीं था। पर इनको इतना कुछ मालूम हो गया फौज के तरीके के बारे में, फौज के दस्तूर के बारे में, फौज के विद्रोह के बारे में, कैसे होता है, क्या तरीका होता है, कैसे देते हैं। तो मैं भी हैरान हो गया था। मैंने सोचा ये एक्चुअली फौज में थे और उनका जोश देख के मैंने सोचा। पर आज जब मैं यहाँ आया, कल मैं आया था, तो आज सुबह जो आपका तिरंगा यात्रा थी, जो जिसमें हम सब शामिल थे, उस तरीके का जोश मैंने किसी भी शहर में आज तक नहीं देखा। तो ये सब आप लोगों की वजह से है, जो आपके अंदरूनी दिल से जो फीलिंग आती है, जो इमोशन है, वो आज नजर में आए। और जैसे कांजी भाई ने कहा, ब्लड डोनेशन कैंप जो हुआ था वो भी बहुत सक्सेसफुल था। और अभी जो यहाँ आप सब मौजूद हैं और जो खासतौर जो हमारी वीर नारी यहाँ आई है, जैसे आपने उनको रिस्पेक्ट दी है, जो से आपने उनको ये गिफ्ट दिए, जैसे आप उनके देखभाल कर रहे हो, ये सबसे जरूरी चीज ये है। क्योंकि जो जवान आगे सोचता है, लड़ता है, जो काम करता है, वो अपनी फैमिली के बारे में उस समय नहीं सोचता। ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। क्योंकि जब जवान आगे है, जब वो कुछ कर रहा है, वो उसको फैमिली के बारे में क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसको मालूम है अगर उसे कुछ हो तो पूरी देश उसके फैमिली के पीछे है। और आज आपने यही दिखाया कि ये सूरत का शहर फैमिली के पीछे है, इनको सहायता देने के लिए है और मजबूत रखने के लिए है। आप सब होगा तो इसलिए जवान खुले दिल से अपना काम कर सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो जब मैं फौज में था, मेरे एक पोस्ट थी डीजी रीसेटलमेंट। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे वो काम कर रहा था, एक सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के नीचे। तो उस समय मुझे एक अपॉर्चुनिटी हुई है कई जगह जाने की, कई लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। मैं गुजरात में भी कई बार आया था, अहमदाबाद, गांधीनगर में गया था। और उस समय हमारे कई स्कीम्स थे एक्स सर्विसमैन के लिए, विडोज के लिए, फैमिलीज के लिए, जो कि शहीद हुए हैं और जो रिटायर होते हैं। क्योंकि बाकी लोगों को ये नहीं मालूम कि जो फौज में जो ज्यादातर लोग किस साल के पहले रिटायर होते हैं, 40 साल। तो मैक्सिमम लोग 40 साल के पहले रिटायर होते हैं। मैक्सिमम रिटायरीज आर बिटवीन 30 to 40 इयर्स। तो ये सोचने वाली बात है। तो जब वो रिटायर होते हैं, उस समय उनके बच्चे सब छोटे होते हैं, उनकी एजुकेशन पे उनका मन है, उनका और कोई जॉब नहीं है, तो उनको रीसेटल कैसे करते हैं, वो बहुत बड़ा ये जिम्मेवारी है। और हर एक स्टेट में अलग अलग स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्कीम्स है, पर वो सब गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं, कुछ एजुकेशन हम देते हैं उनको, ताकि वो पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपनी जिंदगी में। कुछ सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसी तरीके से हम अपने जो वीर नारीज है उनका भी ध्यान देते हैं, और ये सबसे जरूरी चीज है। अभी जैसे आप सब बात कर रहे हो 1999 कारगिल के बारे में, और जैसे डॉक्टर मिश्रा ने भी कहा और बाकियों ने भी कहा, आपको ये याद होना चाहिए कि कारगिल तकरीबन हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 50 साल के बाद हुआ। और उन 50 साल एग्जैक्टली 52 इयर्स में हमारी 5 लड़ाई हुई थी। सबसे पहले 47-48 जो कि पाकिस्तान वो JNK में हुई थी। उसके बाद 62 की लड़ाई जब चाइना अंदर आई थी। उसके बाद 65 की लड़ाई, उसके बाद 71 की लड़ाई और उसके बाद 99 की लड़ाई। तो आपको यह सोचना चाहिए कि 50 साल में और हर एक लड़ाई दूसरे नए तरीके से शुरू हुई है।
नए सेक्टर में लड़ी गई है और नए तरीके, टेक्निक्स, जो प्रोसीजर है उसके साथ लड़ी गई थी। फोर्स लेवल्स अलग थे, जैसे आपने सवाल किया वो उस तरीके से। और जो कारगिल की लड़ाई थी, एक्चुअली वो लड़ाई हमने जीती, पर हमारा एक हाथ हमारे पीठ के पीछे बंधा हुआ था, क्योंकि आदेश मिले थे कि हम जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको पार नहीं कर सकते, तो उनको आगे से धक्का देना था और पीछे देना था। जैसे आप मालूम, आप सबको ये भी नहीं मालूम होगा कि जब मान लो जो एक्चुअल लड़ाई हुई थी वो कौन से सेक्टर्स में हुई थी, वो कारगिल, द्रास, बटालिक, तो कुछ सेक्टरों में हुई थी। पर उसके लिए जो बाकी एरियाज में भी डिप्लॉयमेंट हुआ था, ताकि फौज के लोग बाकी सेक्टर्स में भी आगे गए थे। और वो सेक्टर्स कहाँ हैं? पूरे JNK में, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर में, और गुजरात के बॉर्डर में भी हमारे जो ट्रूप्स यहाँ थे वो मोबिलाइज हुए थे, वो आगे गए थे। जैसे अगर आप गुजरात की बात करो तो हमारे बॉर्डर आपके एक जगह है भाकासर और भुज की तरफ, वहां आगे जाते हैं, फौज के कुछ डिप्लॉयमेंट होती है वहां। तो ये हर समय ये होता है। तो इसमें नेवी ने भी भाग लिया था, एयरफोर्स ने भी भाग लिया था। पर जब हम बात करते हैं, हम इनकी बात करते हैं जो एक्चुअल कारगिल की लड़ाई में जिन्होंने उस समय वो पोस्ट रिकैप्चर किए थे। और अभी मैं ये भी बताना चाहता हूं, एक बार आपने रिकैप्चर कर दिए थे, जैसे ब्रिगेडियर मेहता ने पहले एक बार जनरल महेंद्र पुरी को बुलाया था यहाँ एज अ चीफ गेस्ट, और वो उस समय 8 डिव के GOC थे। 8 डिव उस समय एक जगह में शरीफाबाद में था, और वो CI ऑपरेशन में था, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड का हिस्सा था वो। पर उस समय उसे मूव किया गया था कारगिल में, क्योंकि हमारे जो स्थिति थी उस समय ट्रूप्स की, वो 3 डिव था, और वो इतने ज्यादा ट्रूप्स नहीं थे, वो फैला हुआ था। पर आज 25 साल होने वाले हैं, 24 साल हो गए, अभी तक 8 डिव वही है कारगिल में। तो ये होता रहता है, ये चेंजेस होते रहते हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे फौज के जवान हैं वो हर समय चौकन्ने हैं, हर समय तैयार हैं, हर समय बॉर्डर पे। कभी आपको पता लगता है, कभी आप बाकी लोगों को नहीं पता लगता, क्योंकि लड़ाई एक चीज है जैसे मैंने बताया, पर उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है देश में। हमारे जवान जो है CI ऑप्स में लड़ रहे हैं। CI ऑप्स कहां हो रहा है ज्यादातर? जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में। तो ये भी है। नेक्स्ट क्या है? टेररिज्म है। तो ये चीजें हैं, तो हर समय हमें तैयार होना चाहिए। आपने टेररिज्म के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जानते हो। आपके नजदीक जो था लास्ट टेररिस्ट, मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट, वो बॉम्बे में हुआ था 2003 में। उससे पहले आप सब को मालूम है जो संसद में हुआ था 2001 में, दिसंबर 2001 में। तो उस समय भी फौज मोबिलाइज करके आगे जाती है। अभी फौज में कई किस्म के कैजुअलिटीज होते हैं। एक हम कहते हैं बैटल कैजुअलिटीज, और एक हम कहते हैं फिजिकल कैजुअलिटीज। तो फिजिकल कैजुअलिटीज, बैटल कैजुअलिटीज, ये सबसे अच्छी चीज है आपके ग्रुप में, आपके जय जवान समिति में, कि आप दोनों को सम्मान देते हो, दोनों के को देखते हो। क्योंकि अंत में दुख जो हम हैं, जो फौज में सर्व करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा दुख होता है जब हमारे नीचे कोई भी जवान वो शहीद हो किसी भी कारण से। सबसे ज्यादा दुख हमें उस समय होता है। तो ये है कि आप उनका ध्यान रखते हो हर समय। तो हमारे जो तरीके हैं जवानों के काम करने के, दस्तूर हैं, जिस तरह वो काम करते हैं, जहां जहां वो सर्विस देते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जाते हैं, बर्फीले इलाके में जाते हैं जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, डेजर्ट एरिया में जाते हैं जहां गर्मी इतनी ज्यादा है, टैंकों में जाते हैं जो कोई आम आदमी बैठ जाए उसमें इतनी गर्मी होती है, इतने पसीने निकलते हैं कि कई लोग बेहोश भी हो जाते हैं। उसके बाद वो जंगल में जाते हैं, रिवराइन टेरेन में जाते हैं। ब्रिगेडियर मेहता 71 की लड़ाई में रिवराइन टेरेन में उस समय ईस्ट बंगाल, अभी बांग्लादेश में लड़े थे, उनके टैंक्स थे उस समय PT-76 जो लाइट टैंक्स के साथ। तो ये सब जरूरी है। और थैंक यू। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, और सबसे जो आगे आती है बात है, जब भी कोई फौज में किसी को कुछ होता है तो वो क्या पूछता है, जब आप उसको पूछो ठीक हो, वो अपने साथी के बारे में पूछता है, क्या साहब वो ठीक है? उसको कुछ भी हो चुका है उस समय, कोई
इंजरी हो, बुलेट इंजरी हो, फिजिकल इंजरी हो, तो वो अपने साथियों के बारे में पूछता है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा फिक्र अपने साथियों के लिए है। और हमारा तरीका यही है, और वो मैंने आज सूरत में देखा कि आप एक दूसरे की हर समय मदद देते हो, हेल्प करते हो और जुड़ के रहते हो, और उसी तरीके एक परिवार की तरफ हम भी अपने यूनिट्स में जुड़ के रहते हैं। मेरा एक जवान था जो रिटायर हुआ था, तो कई सालों बाद वो घर गया, मतलब रिटायरमेंट के बाद घर गया, छुट्टियों पे जाता था, तो उसका घर में प्रोग्राम हुआ कि इतने साल बाद वो घर वापस आया रिटायरमेंट के बाद, अब घर में रहेगा। उसकी परिवार उसके साथ कभी आगे नहीं गई थी अपने यूनिट्स में, अपने घर, वो वहाँ का था बुलंदशहर का। तो किसी ने उसने उस समय कोई प्रेस रिपोर्टर ने उसे पूछा, क्या आप इतने साल वहाँ फौज में रहे थे, आपके परिवार यहाँ है? ही से हाँ, मेरी परिवार यहाँ है, मैं छुट्टी पे आता रहता था, हर साल 1 महीना, कभी 1.5 महीना, कभी कैजुअली मिलती थी, पर मेरा जो परिवार है वो यूनिट है। तो वो यूनिट का परिवार एक ऐसा बन जाता है कि वो पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलते। जैसे ब्रिगेडियर मेहता भी बैठे हैं यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ, बाकी सब यहाँ है जो फौज में, तो हमारा परिवार वही यूनिट है। और वो यूनिट में इतनी शक्ति है, इतनी स्ट्रेंथ है, और हम एक दूसरे की हेल्प हर समय करते हैं। और वो मैं आज देख रहा हूँ कि आप सब ये कर रहे हो, एक दूसरे को इतनी मदद दे रहे हो, तो ये सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि आपको कभी सोचना चाहिए, जो हम किसी जवान को हुक्म दें कि आप आगे जाओ, मान लो कोई घर है जिसमें कोई टेररिस्ट घुस जाए, और कौन जाएगा आगे पहले? क्योंकि उस समय वो एक ही चीज सोचता है, वो अपना यूनिट के बारे में, यूनिट की इज्जत के बारे में सोचता है, वो नंबर 1 होता है उसके दिमाग में। तो जैसे हर समय फौज में कहते हैं नाम, नमक और निशान, तो ये नाम, नमक और निशान है। अपने जो परिवार है, जो यूनिट के नाम के ऊपर, यूनिट के निशान के ऊपर, देश के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो बहुत, जब हम किसी को हुक्म देते हैं, मुश्किल होता है उस समय, क्या बताएं, पर ये हर लोग करते हैं। और अंदरूनी में उनको भी ये लगता है कि मैं लीडिंग आदमी हूं। हर समय वो आदमी यही सोचता है, कोई पीछे जाने के लिए तैयार नहीं होता उस समय। और ये हमारी में ये ताकत है, और यही ताकत फौज को आगे बढ़ाती है। तो जैसे सबने कहा कि इतने सालों से युद्ध नहीं हुआ, क्या है, अच्छी बात है, स्ट्रेंथ है, नेशन में स्ट्रेंथ तो है, काबिलियत है, और काबिलियत कई चीजों से आती है। जैसे डॉक्टर मिश्रा ने आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो टेक्नोलॉजी काबिलियत देती है, इक्विपमेंट काबिलियत देती है, ट्रेनिंग काबिलियत देती है, जो आपके डॉक्ट्रिन है, जिस हिसाब से आप लड़ाई करो, वो आपको काबिलियत देती है। पर सबसे ज्यादा काबिलियत है आपके जवानों की काबिलियत। और उनकी काबिलियत कैसे आती है कि आप सब उनके पीछे हो। तो मैं आप सबको शुक्र जवाब देता हूँ और आपको सलूट करता हूँ कि आपने अपने जवानों का हौसला इतना बढ़ाया कि वो कुछ भी कुर्बानी देने के लिए हर समय तैयार है। और जैसे सब लोग कहते हैं, कठिनाई के साथ बहुत ज्यादा होते हैं फौज में। जब आप ज्वाइन करें, कठिनाई बहुत ज्यादा होती है, तो आपको बहुत फिजिकली भी स्ट्रांग रहना चाहिए और मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए। और हर एक डिफिकल्टी, बहुत जो भी तंगी आती है, उसको पार करना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए, उसके लिए आप काबिल होना चाहिए। तो ये फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी होता है फौज में, मेंटल टफनेस बहुत जरूरी होता है फौज में। और हर समय हर एक आदमी बिल्कुल अपने जोश से जो काम करता है, तो कोई कभी पीछा नहीं जाता। और वो आपने देख लिया कि कारगिल में इस तरीके से होता है। और मैं अभी यही कह सकता हूं कि मैं बहुत बहुत खुश हूं कि मुझे ये मौका दिया गया था और मुझे यहाँ आपने बुलाया था और मुझे मौका मिला वीर नारी से इंटरेक्ट करने के लिए। और थैंक यू वंस अगेन जय जवान समिति, आपने इतना अच्छा काम कर रहे हो। और मैं यही चाहता हूं कि जो ये काम आप कर रहे हो यहाँ, बाकी नगरों में, बाकी शहरों में, इंडिया में यही काम होना चाहिए। और इसके बारे में मैं जरूर लिखूंगा सलूट मैगजीन में आपके काम के बारे में। आप जैसे कर रहे हो, मैंने आपका ब्रोशर पढ़ लिया, पर ये जो काम है जब और जगह में भी लोग करने लगेंगे, ये जो स्पिरिट है सूरत की, ये स्पिरिट पूरे देश में हर एक शहर में होना चाहिए, तभी बहुत ही फर्क होगा अपने वीर जवानों के लिए। और एंड में मैं यही चाहता हूँ कि आप सब खड़े होके और एक बार इनके हार्दिक स्वागत तालियों के साथ करेंगे। भाई थैंक यू।
थैंक यू। जय हिंद और जय हिंद। બસ હવે થોડી જ વાર દરેકે પોતાનું સ્થાન જાળવે. સારું.